हेलो फ्रेंड्स। आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ 44 साल तक चला एक किसान आंदोलन जो अहिंसा पे लड़ा गया था। ये था किसान आंदोलन राजस्थान के एक मेवाड़ रियासत में बिजोलिया जगह से। ये एक रियासत थी बिजोलिया, वहां से स्टार्ट हुआ था ये मूवमेंट। और ये मूवमेंट पूरे लगभग 44 साल तक चला था। और किसानों ने एक लंबी लड़ाई लड़ी थी अपने हकों को पाने के लिए। और ये किसान आंदोलन अभी तक का दुनिया का सबसे बड़ा अहिंसा पे लड़ा गया आंदोलन था जो पूरे 44 साल तक चला था। और बिजोलिया एक ठिकाना था, एक क्लास ठिकाना था। मेवाड़ प्रिंसली स्टेट, उस वक्त प्रिंसली स्टेट हुआ करता था मेवाड़, जो अभी उदयपुर और आसपास के इलाकों से मिलके बना हुआ था। और इस आंदोलन का सबसे अहम कारण था जो वहां के किसानों पे लगभग 84 तरह के टैक्स लगाए गए थे। हाँ जी, 84 तरह के टैक्स। और उनसे बहुत ज्यादा लगान वसूला किया जाते थे। और उन पे ये ये इन टैक्सों दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे थे। फिर एक आखिरी वक्त आया जब उन पे दो नए टैक्स लाए गए, एक चवरी टैक्स और एक तलवार बंदाई टैक्स। और चवरी टैक्स था क्या, इसके अंदर ये था कि जो भी किसान अपनी बेटी की शादी करेगा वो कुछ हिस्सा वहां के सामंत को देगा। तो इस नए टैक्स के कारण बहुत से किसानों ने अपनी बेटी की शादी करना तक बंद कर दी थी। और इस कारण वहां की लड़कियों की शादी नहीं हो रही थी, लोग कर ही नहीं रहे थे अपनी बेटी को, क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं था, क्योंकि वो पहले से 84 तरह के टैक्स और बहुत ज्यादा लगान दे रहे थे। तो फिर एक नया टैक्स और डाल देते हैं उन गरीब और बेबस किसानों पे, वो था तलवार बंधाई टैक्स। इसमें होता क्या है कि वहां के सामंत थे 1906 के अंदर पृथ्वी सिंह, उन्होंने ये टैक्स फार्मर्स पे डाल दिया। और ये टैक्स में था कि वहां का जो भी उस रियासत का जो भी, उस ठिकाने का, बिजोले ठिकाने का जो भी नया उत्तराधिकारी होगा जो शपथ लेगा, वो वहां के महाराणा को कुछ टैक्स देगा। तो वो टैक्स कुछ रकम देगा वहां के महाराणा को। तो उस रकम की भरपाई उस सामंत ने वहां की गरीब और जो पहले से टैक्सों से दबे हुए थे उन फार्मरों से की। और उन पे डाल दिया वो बोझ। और वहां से और पैसा लेने लगा, और लगान लेना और टैक्स लेने लगा। और अब ये आखिरी वक्त था जब किसानों ने अब उस दमन के आगे परेशान होकर उन्होंने बंद ही कर दिया। उन्होंने कहा कि अब मैं उन सामंत की दी हुई जमीनों पर ना तो काम करेंगे, ना तो लगान देंगे, ना कुछ देंगे। तो इस तरीके से उन्होंने पहला मूवमेंट स्टार्ट हुआ था साधु सीताराम दास के द्वारा, उनकी एडवाइस पे। और ये जो फार्मर्स थे वो धाकड़ कास्ट के थे। और तो नानाजी पटेल और ठाकरे पटेल को साधु सीताराम जी ने उदयपुर के महाराणा के पास भेजा, ताकि वो यहाँ के हालात बता सके कि यहाँ का सामंत उन पे किस तरीके से अत्याचार और उनको किस तरीके से टैक्सों से और लगान से दबा के रखा है और कैसे वो बेबस है। तो तो महाराणा के दरबार में गए वो दोनों, नानक जी पटेल और ठाकरे पटेल। और महाराणा ने उनकी बात सुनी। और उन्होंने एक हमीद नाम के ऑफिसर को भेजा इंक्वायरी करने के लिए। वो आया और वो चला गया। वो जैसे होता है, जैसे आज भी होता है, समितियां बना दी जाती है और हल कुछ नहीं निकलता, वैसे ही वो फार्मर्स के साथ हुआ। फार्मर्स की कोई जीत नहीं हुई, ना उनकी कोई बात सुनी गई। और यूं ही चलता रहा। ये आप देख सकते हैं, पहले के जमाने में इस तरह के इक्विपमेंट यूज होते थे खेतों की माप करने के लिए। फिर उन्हीं के हिसाब से, उन्हीं के रेशो में किसानों से टैक्स लिया जाता था। फिर साधु सीताराम दास ने वो कमिटी भेजी। और ये पहला फेज था, 1897 में स्टार्ट हुआ था, ये 1914 तक चला। ये एक तरीके से हम पहला चरण मान सकते हैं। इनमें किसानों की हार हुई थी इस संघर्ष में। ये उस वक्त उदयपुर के किंग थे फतेह सिंह जी। और फिर एक दूसरा फेज स्टार्ट होता है 1914 से और 1923 के बीच में। अब इस पूरे मूवमेंट में दो नए किरदार आते हैं, विजय सिंह पथिक। और ये है विजय सिंह पथिक और माणिक्यलाल वर्मा। तो माणिक्यलाल वर्मा और विजय सिंह पथिक आते हैं। विजय सिंह पथिक एक क्रांतिकारी थे, उनका नाम, असल नाम भोपाल सिंह था। भोपाल सिंह, उन्होंने नाम बदल के और दाढ़ी बढ़ा के विजय सिंह पथिक रख लिया। और ताउम्र यहीं किसानों के लिए कार्य करते रहे और राजस्थान में रहे। तो 1907 के अंदर विजय सिंह पथिक ने एक उपरमाल पंच बोर्ड नाम से ब्रिसल विलेज के अंदर अमावस्या पे स्टार्ट किया। और वहां का प्रेसिडेंट मान सिंह पटेल को बना दिया। और एक पेपर भी उन्होंने पब्लिश किया उपरमाल का डांग का, जिसमें ये सामंत और साम्राज्यवाद जो भी थे, जो राजा महाराणा और जिनकी जो अत्याचारी जो नीतियां थी, उनके खिलाफ विरोध और उनके उनके बारे में लिखा करते थे।
तो कुछ वक्त बीतता है तो राजपूताना के एजीजी है रॉबर्ट हॉलैंड और पीए विकलिंग, वो मीडिएट करते हैं फार्मर्स और महाराणा के बीच में, और 35 तरह के टैक्सों को वो खत्म करने में वो एग्रीमेंट करते हैं। लेकिन वहां के जो सामंत थे उन्होंने इस बिजोली सामंत थे जो बिजोलिया के, उन्होंने इस एग्रीमेंट को माना ही नहीं, उन्होंने मना कर दिया, एक्सेप्ट ही नहीं किया। तो ये तरीके से माना जा सकता है कि दूसरे चरण में भी किसानों की हार हुई। फिर तीसरा चरण होता है जो आखिरी चरण है 1923 से 1941 में। तो विजय सिंह पथिक ने फार्मर्स से, जो भी किसान थे, उनको कहा है कि अपनी जमीन लौटा दो वापस सामंत को। तो और सामंतों ने क्या करा, उनकी जमीनों को कब्जा कर लिया। 1927 के अंदर विजय सिंह पथिक ने भी अपने आप को सेपरेट कर लिया इस आंदोलन से। तो ये आंदोलन अब गांधी जी के पास पहुंचते हैं, गांधी जी को नेतृत्व के लिए खुद किसान बोलते हैं। तो गांधी जी ने जमनालाल बजाज को इस मूवमेंट के लिए भेजते हैं, जमनालाल बजाज इस मूवमेंट को वित्तीय सहायता देते हैं। और जमनालाल बजाज वो आते हैं और हरि भाई उपाध्याय को, ये जो जमनालाल बजाज है, हरिभाई उपाध्याय को इसके लीडर बना जाते हैं, और आगे का मूवमेंट हरिभाई उपाध्याय ही चलाते हैं। अब असल में क्या होता है, हरिदेव भाई एक संगठित लोगों को योगदान देते हैं हरिदेव उपाध्याय। वहां के फार्मर्स, वहां के किसान सब इकट्ठे होकर इस लड़ाई को आगे तक लड़ते हैं, और अंत में एक एग्रीमेंट क्रिएटेड होता है। वो मेवाड़ के प्रधानमंत्री रघुचारी एंड मोहन सिंह के द्वारा, और जो भी टैक्स थे उनको कम कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है, और लैंड जो थी फार्मर्स की छीनी गई थी वो लौटा दी जाती थी। एक तरीके से उनकी जीत होती है। और आंदोलन इस आंदोलन के बारे में बहुत उस वक्त पूरे हिंदुस्तान में चर्चा हुई, ये पूरे नेशनल लेवल तक ये पहुंच गया था बिजोलिया किसान आंदोलन। और अलग अलग क्रांतिकारी नेताओं ने इसके बारे में लिखा, इसको समर्थन दिया। जैसे बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने अपने एक इन बिजोलिया किसान आंदोलन के फेवर में एक आर्टिकल लिखा अपने न्यूज़पेपर मराठा के अंदर, और एक पत्र भी लिखा उस वक्त के महाराणा, उदयपुर के मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को। और एक और क्रांतिकारी नेता से गणेश शंकर विद्यार्थी, उन्होंने भी इसके बारे में एक न्यूज लिखी म्यूजियम मूवमेंट के बारे में अपने न्यूज़पेपर प्रताप, जो उस वक्त तक कानपुर से प्रसारित होता था। और प्रेमचंद, जो एक महान कवि है हिंदी साहित्य के, उन्होंने एक उपन्यास भी लिखा रंगभूमि इस आंदोलन के बारे में। और जब किसान हताश हो रहे थे लगातार हारते हुए, एक लंबी लड़ाई लड़ते हुए, तो माणिक्यलाल वर्मा, जो उस वक्त एक क्रांतिकारी नेता थे उस आंदोलन के, उन्होंने भी एक गीत लिखा जिसका नाम था पंछड़िया। तो पंछड़िया एक गीत था, उन्होंने उस वक्त किसानों को, युवाओं को, उनको मोटिवेट किया लड़ने के लिए आगे तक अपने हकों के लिए। तो वो लड़े और आखिरकार में एक लंबी संघर्ष की रात खत्म हुई, वो जीते अपनी मांगों को मनवाने में। और इसी तरह इस आंदोलन का एक बहुत बड़ा योगदान रहा भारत के एक मूवमेंट में, भारत की आजादी के मूवमेंट में। ये दुनिया का सबसे बड़ा नॉन वायलेंस मूवमेंट था जो 44 साल तक चला था। और ये राजस्थान का पहला किसान ऑर्गेनाइज किसान आंदोलन था। और इस आंदोलन ने वहां के आम किसान, आम जनता, गरीब जनता के बीच में एक राष्ट्रीय राजनीति की चेतना प्रसारित की। लोग अपने हक के लिए लड़ना स्टार्ट हुए, लोग रुचि लेने लगे इन राष्ट्रीय आंदोलनों में, गांधी जी के चलाए हुए आंदोलनों में भाग बढ़ चढ़ के भाग लेने लगे। तो ये एक राजनीतिक चेतना का विस्तार भी किया उस वक्त, जो गरीब और अनपढ़ किसानों में और गरीब लोगों के अंदर, गरीब भारतवासियों में। और इस किसान आंदोलन ने और भी किसानों को प्रेरित करा अपने अपने प्रिंसली स्टेट में, अपने अपनी जगह गांवों में अपने हकों के लिए लड़ने लगे। तो इसके लगातार फिर कंटिन्यूस एक सीरीज चल पड़ी। बहुत से प्रिंसली स्टेट के जो ठिकाना है, रियासतों के, वहां के किसानों ने उनके जो वहां के लोकल जो राजा थे उनके खिलाफ एक आंदोलन चलाए, अहिंसा आंदोलन चलाए उन्होंने अपने हकों के लिए। जो कर लगाए जाते थे ब्रिटिश सरकार इन पे, राजाओं पे चला लगाते थे, राजा उन पे वो टैक्स थे वो किसानों से छीनते थे। तो इस तरीके से ये नेशनल मूवमेंट की स्टैब्लिश हुआ इस मूवमेंट के थ्रू। थैंक यू।